ये करंट का क्वेश्चन है। ये 17वें बीपीएससी टेस्ट के करंट का एरिया है और कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव ही हो। जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया? नहीं सुने होंगे, MMMD, मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया? आपके सामने विकल्प है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इंडियन आर्मी। आपका जो आंसर है वो क्या है? शुरू किया प्रधानमंत्री ने। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और चीजों को भी जानेंगे। और क्या जानेंगे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरी माटी मेरा देश, इसका मोटो क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? इस अभियान का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। तो याद रखिएगा, ये अभियान, इस इवेंट का जो आयोजन हुआ है वो भारत के वीर शहीदों के सम्मान में किया गया है, वीर शहीद सैनिकों के सम्मान में किया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी कब? याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत हुई थी 30 जुलाई 2023 में और इस इवेंट का समापन होता है कब? 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, इसका जो आयोजन हो रहा है भारत के अबाउट 4,449 ब्लॉक में देश के विभिन्न हिस्सों से अमृत कलश लाया गया, यानी उसमें मिट्टी भरकर लाया गया। अबाउट कितना? 8500 अमृत कलश लाया गया। कहां? दिल्ली। और इसी अमृत कलश के मिट्टी से क्या हुआ? अमृत वाटिका का निर्माण किया गया, है ना? तो ये हर मुद्दे पे ध्यान रखने की जरूरत है। कितना अमृत कलश? 8500। उसी अमृत कलश की मिट्टी से क्या बना? अमृत वाटिका का निर्माण हुआ, है ना? यानी प्लांटेशन करवाए गए। वीर शहीदों के सम्मान में इस फंक्शन का आयोजन हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है राइनो टास्क फोर्स किससे संबंधित है? आपके सामने विकल्प है गेंडे का संरक्षण, बाघ की सुरक्षा, डॉल्फिन का संरक्षण और मगरमच्छ की सुरक्षा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे आपका जो आंसर बनेगा वो तो बनेगा क्या? गैंडे का संरक्षण। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि राइनो टास्क फोर्स का गठन किसने किया, यानी किस स्टेट का है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार गवर्नमेंट ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण। और आपको जानकारी होगी, पूरे विश्व का अबाउट 75% गेंडा कहां है? भारत में है। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि भारत में जो भी गेंडा है उसका अबाउट कितना? 93% काजीरंगा ये उद्यान में है। कहा? असम में। और जो छिटपुट मतलब कि जो गेंडा है उसी को एक बेहतर आवास प्रवास देने की योजना है, जिसके लिए इस टास्क फोर्स का गठन हुआ है ना? चूंकि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहां पे बाघों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, इसलिए बिहार सरकार को यह लग रहा है या बिहार सरकार ने यह प्लान किया है कि विभिन्न क्षेत्रों से जो छिटपुट राइनो है उनको उठाकर यहीं पे लाया जाए, है ना? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो एक चिन्हित क्षेत्र है वहां पे उनके आवास प्रवास की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी आबादी भी बढ़ाई जा सके। यही मेन मोटो है, समझ सकते हैं? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमृत वृक्ष आंदोलन का आरंभ किसने किया? अमृत वृक्ष आंदोलन का आरंभ किसने किया? आप देख सकते हैं, विकल्प है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका। ठीक है, यह अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा 8 जून 2023 को। ठीक है, ये शुरू किया
प्रारंभ किया किसने? आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, आपने नाम सुना होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा, है ना? इन्होंने ही शुरुआत की। और मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 1 करोड़ प्लांटेशन, वृक्षारोपण। यानी 1 करोड़ वृक्षारोपण क्यों? हरियाली के लिए, पारिस्थितिकी के रूप में एक टिकाऊ वातावरण को विकसित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, है ना? और इसका और भी कई उद्देश्य हो सकता है। एक तो वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट भी इसका उद्देश्य है, नहीं? युवाओं को, वहां के लोगों को जागरूक करना भी उद्देश्य है। यानी वृक्ष के महत्व के बारे में जानकारी देना, पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी देना, पारिस्थितिकी के महत्व के बारे में जानकारी देना, नहीं? रोजगार के अवसर को क्रिएट करना, इससे क्या होगा? रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। तो सरकार ने यह प्लान किया कि जो लोग भी वृक्षारोपण करेंगे उनको तो मुफ्त में क्या मिलेगा? प्लांट मिलेगा, है ना? वो ऐप के माध्यम से जियो टैग की गई तस्वीर को अपलोड करेंगे, प्रत्येक वृक्ष 100 रुपया उन्हें मिलेगा। और तीसरे साल अगर वो प्लांट को जीवित रखते हैं, वो उसे व्यवस्थित रखते हैं, तो 200 रुपया प्रति प्लांट दिया जाएगा। स्पष्ट है? नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपके सामने प्रश्न है, किस राज्य ने बायोडायवर्सिटी ऑफ मायम विलेज का शुभारंभ किया है? बायोडायवर्सिटी ऑफ मायम विलेज, मायम विलेज, किस राज्य ने बायोडायवर्सिटी ऑफ मायम विलेज एटलस का शुभारंभ? एटलस है, याद रखिएगा, शुरू किया है किसने? सी आंसर होगा गोवा। आपके सामने विकल्प है असम, मेघालय, गोवा और कर्नाटक। उत्तर क्या होगा? गोवा होगा। यहां पे और भी कई प्रश्न बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये भारत का पहला गांव है, गोवा का मायम गांव, जिसका अपना बायोडायवर्सिटी एटलस है। इसी ने अपना बायोडायवर्सिटी एटलस क्या किया? प्रिपेयर किया, ठीक है? इसमें वहां की वनस्पति, जीव जंतु की जैव विविधता वाले पूरे नक्शे हैं, ठीक है? और इसे बनाया किसने? जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष सखाराम पेडनेकर, ठीक है? यही वजह है कि गोवा के सीएम का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, प्रमोद सावंत। उन्होंने घोषित किया 17 अगस्त 2023 को कि गोवा के हर एक पंचायत का, यानी 191 पंचायत का क्या होगा? 191 पंचायत का बायोडायवर्सिटी एटलस होगा। क्यों? जैव विविधता के लिए जागरूक करना उद्देश्य है, युवाओं को इस कार्य में प्रतिभागी बनाना उद्देश्य है। इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि हर एक पंचायत का क्या होगा? जैव विविधता वाले, बायोडायवर्सिटी वाले क्या होंगे? नक्शे होंगे, है ना? और यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई पंचायत अपना जैव विविधता का पंजीकरण करवाता है तो उसके एवज में उन्हें अनुदान दिया जाएगा, जैव विविधता संरक्षण के लिए उनके क्षेत्र में कार्य का आयोजन करवाया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? ए द बिस्टा, बी द टाइगर, सी द लाइफ, डी अग्नि की मसाल। याद रखिएगा, एयर इंडिया ने अपना बिल्कुल नया लोगो अभी इंट्रोड्यूस किया है। उसका जो लोगो है वो क्या है? द बिस्टा, ठीक है? यहां से और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख सकते हैं ना। एयर इंडिया का ये जो नया लोगो सामने आया, कब आया? ये आया आपका 10 अगस्त 2023 को, ठीक है? ये जनरली देखा जाए तो लाल, सफेद और बैगनी रंग में है। इसे गोल्डन फ्रेम वाले विंडो के रूप में जाना जाता है, ठीक है? गोल्डन फ्रेम वाले विंडो के रूप में दर्शाया गया, फ्रेम विंडो के रूप में दर्शाया गया, ठीक है? ये विंडो क्या है? ये अवसरों का प्रतीक है। द विस्टा
जो लोगो है ये असीमित संभावना का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, एयर इंडिया की साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ठीक है, चल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन को, है ना। तो छठा क्वेश्चन पूछ रहा है सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन है? ए अजय पांडे, ब्रजेश मल्होत्रा, बी कमलेश वार्ष्णेय, अमरजीत सिंह, सी रमेश रस्तोगी, शीला वाजपेयी, डी आलोक वर्मा, एम के चंद्रवंशी, है ना। तो याद रखिएगा अभी हाल में रिक्रूटमेंट हुआ है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह। ठीक है, आपने सेबी का नाम सुना होगा। सेबी का अगर नाम सुना होगा तो आपने सुना होगा कि सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। ये अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है? रेगुलरेट करता है, नियमित करता है। ठीक है, इसमें कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा कि एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, और 8 मेंबर होते हैं। 8 मेंबर में जो 4 मेंबर होते हैं ना, ये पूर्णकालिक मेंबर होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अभी जो सेबी के चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है माधवी पुरी बच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न सातवां जो है, किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को संयुक्त कर दिया? प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को संयुक्त कर दिया। आपके सामने विकल्प है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी खनन मंत्रालय, सी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना। ध्यान है, तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब यहां पे कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है कि ये जो मर्जर है ये कब इफेक्टिव होगा, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी थे जो इसकी आलोचना कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई बाघों पे कम ध्यान दिया जाएगा, टाइगर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये प्रोग्राम बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि इस विलय के कारण क्या होगा? वित्तीय स्थिति का प्रबंधन काफी बेहतर हो जाएगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इफेक्टिव कब से होगा? ये मर्जर इफेक्टिव कब से होगा? तो याद रखिएगा कितना, 1 अगस्त 2023 से ये जो विलय है क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें से सही कथन का चयन करें। एक कहता है कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3925 है, और बी कहता है वर्तमान में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटक और कहा? उत्तराखंड में है ना। अब आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन सही है। ए सही है, बी कहता है बी सही है, सी ए और बी दोनों सही है, डी कहता है ए और बी दोनों गलत है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या क्या 3925 है। ये जरूरी है कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। तो 2022 में बाघों की कुल संख्या जो थी वो कितना? 3167, 3167। इसका मतलब है कि जो पहला है ए है ये गलत है ना? अच्छा, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहा? तो सर्वाधिक बाघों की संख्या सही में मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और आगे उत्तराखंड में। इसका मतलब बी क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी सही है, स्पष्ट है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि विश्व का सर्वाधिक बाघ भारत में, विश्व के बाघों की कुल आबादी का अबाउट 70% कहां है? भारत में है। और भारत में जितने भी बाघ अवेलेबल हैं उसका 20% कहां है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है खनन प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है? खनन प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है? ए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, बी कोयला मंत्रालय, सी आईआईटी कानपुर, डी गृह मंत्रालय। किसके द्वारा मतलब लॉन्च किया गया खनन प्रहरी? याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा, है ना।
ये क्या है और क्यों इसे लॉन्च किया गया? आपको जानकारी होगी कि असम, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध खनन बिल्कुल एक आम बात हो गई है। यानी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने एक ऐप जारी किया। उस ऐप का नाम क्या है? खनन प्रहरी। यानी आम नागरिक भी अवैध खनन की सूचना इस ऐप के जरिए सरकार को दे सकते हैं और इसमें गोपनीयता की भी गारंटी है, सिक्योरिटी की भी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 में कहां किया गया? 5वीं कॉफी सम्मेलन का आयोजन ए मुंबई, बी केरला, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। याद रखिएगा कहां हुआ? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, और यहां से कुछ और भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि 20 सितंबर 2023 को जो विश्व कॉफी का आयोजन हुआ बेंगलुरु में, ये आयोजन किसने किया? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों के सम्मिलित प्रयास से ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि अबाउट 77 देशों की कंपनियां इसमें शामिल हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है क्या कि भाई विश्व का सर्वाधिक कॉफी प्रोड्यूसर कौन है? ये तो आपको पता ही होगा कि ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में। और भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक। कर्नाटक में एक एरिया है कुर्ग, आपने सुना होगा, है ना। यानी भारत के कुल कॉफी का अबाउट 71% कर्नाटक में क्या होता है? उत्पादन होता है। और भारत की कॉफी की जो सबसे बेहतर क्वालिटी है वो कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, यही दो है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।